सभी को नमस्कार। संदीप चौधरी जीएस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के अध्याय में हम मौर्योत्तर कला के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे मौर्य काल के बाद में शुंग, कण्व और सातवाहन वंश तथा कुषाण वंश ने कला के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही पूर्व गुप्त काल की जो व्यापार और शिल्प के बारे में भी विस्तार से इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो चलो, कला एवं स्थापत्य। कला एवं स्थापत्य का मतलब है कि मौर्य काल के बाद में, मौर्योत्तर काल के अंदर, मौर्य काल के बाद में कला के क्षेत्र में कौन कौन से मतलब क्या क्या परिवर्तन हमारे को देखने को मिलता है, इसके बारे में हम देखते हैं। मौर्य काल की तुलना में शुंग काल में, क्योंकि मौर्य काल के बाद शुंग काल आया था, में विशाल अलंकृत स्तूपों का निर्माण हुआ। स्तूप हैं मूल रूप से मौर्य काल में ही अधिकतर मतलब स्तूप बनने शुरू हुए थे। बौद्ध महात्मा बुद्ध है, उनके अस्थि अवशेषों के ऊपर तो इन स्तूपों का अलंकरण शुरू हुआ और विशाल बनने शुरू हुए ये, और इनके ऊपर हेलेनिस्टिक प्रभाव वाले तोरण द्वार बनने शुरू हुए। हेलेनिस्टिक प्रभाव का मतलब है गांधार शैली, गांधार का प्रभाव, और गांधार का मतलब है मूल रूप से यूनानी तथा भारतीय दोनों का क्या है, दोनों का मतलब एक प्रकार से दोनों यूनानी और भारतीय दोनों का सम्मिलित रूप हमारे को इसमें देखने को मिलता है। साथ ही इसके प्रभाव में तोरण द्वार क्या है, मूल रूप से प्रवेश द्वार को तोरण द्वार कहा जाता है, इनको देखा जाने लगा। और चैत्य जो पूजागृह है, और स्तूप जो मतलब मूल रूप से बौद्ध धर्म के अस्थि अवशेषों पर बने गए, बौद्ध अस्थि अवशेषों पर तो इनके बारे में अपन क्या है पूरा का पूरा आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे। किस प्रकार कौन कौन से स्तूप बने, कौन कौन से समय में कौन कौन से जो मूल रूप से किस कार्यकाल में इनका निर्माण हुआ और कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। इसी काल में साची का स्तूप सबसे महत्वपूर्ण है। विदिशा मध्य प्रदेश के अंदर है ये, और यहां पर क्या है 3 स्तूप बने हैं साची के अंदर। फर्स्ट स्तूप, सेकंड और थर्ड स्तूप। ये मौर्यकालीन है। मौर्यकालीन का मतलब है 3 स्तूप मिले हैं हमारे को साची से, और ये जो पहला स्तूप है ये पूरा का पूरा मौर्य काल में इसका बनना और पूरा का पूरा, और ये जो दोनों स्तूप है अन्य, ये प्रारंभिक निर्माण इनका मौर्य काल में हुआ। प्रारंभिक निर्माण कब होता है इनका, मौर्य काल में होता है, मौर्य काल में। और इनका जो इन दोनों स्तूपों का विस्तार कब हुआ, इनका विस्तार है वो मूल रूप से शुंग काल के समय माना जाता है। विस्तार पुष्यमित्र शुंग ने करवाया इनका, मतलब शुंग काल से संबंधित है इन दोनों तीनों स्तूपों का। तो मूल रूप से 3 स्तूप मिले हैं। तोरण द्वार पर इनके जो स्तूप हैं, इनके स्तूपों के तोरण द्वार पर, तोरण द्वार मिले हैं कितने, 4। एक तोरण द्वार पर सातकर्णी नाम लिखा मिला है। सातकर्णी नाम अंकित मिला है। तो यह भी संभव है कि किसी सातकर्णी जो सातवाहन शासक है सातकर्णी प्रथम भी हो सकता है, गौतमीपुत्र सातकर्णी भी हो सकता है। तो संभवतः किसी सातवाहन वंश द्वारा तोरण द्वार बनवाया गया हो, साथ में तोरण द्वारों पर, एक तोरण द्वार पर सालभंजिका की प्रतिमा मिलती है। सालभंजिका
की मूर्ति मिलती है लटकती हुई, लटकती हुई साल भंजिका की मूर्ति। और ये साल भंजिका कौन है? यक्षिणी। यक्षिणी मतलब यक्ष यक्षिणी होते थे पूजा करने योग्य, तो आदि प्रकार से इनका निर्माण हमारे को मिलता है। और जो ये सांची का स्तूप है, इसका जो संरक्षण किसने करवाया था? इनका संरक्षण का श्रेय किसको जाता है? भोपाल बेगमों को। भोपाल बेगमों को। और भोपाल बेगमों में कौन कौन है? 2 बेगमें हैं। कौन कौन है? सुल्तान जहां बेगम, और कौन सी है? शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम। तो इन दोनों को क्या है? इसका मूल रूप से इसका श्रेय जाता है। तो मध्य प्रदेश 3 स्तूप मिले हैं। कौन कौन से? प्रथम पूर्णतः मौर्यकालीन है, दूसरा उसका प्रारंभिक निर्माण मौर्य काल में हुआ, लेकिन उसका विस्तार है वो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया है। तो अपन ये भी मान सकते हैं कि हमें इतिहास में देखने को मिलता है कि शुंग वंश ब्राह्मणवादी वंश माना जाता है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अगर स्तूप का निर्माण कर रहे हैं, इसका मतलब बौद्ध धर्म से इनको एक मतलब बौद्ध धर्म के प्रति इनकी नीति है वो संभवतः कठोर नहीं रही होगी, उदार नीति रही होगी। एक तरफ हम देखते हैं कि अशोक के 84,000 स्तूप है उनको इन्होंने नष्ट किया था, लेकिन दूसरी तरफ अपन देख रहे हैं कि स्तूप इन्होंने स्तूपों का विस्तार भी करवाया था। तोरण द्वार है, 4 तोरण द्वार मिले हैं। एक तोरण द्वार के ऊपर क्या है? सातकर्णी का नाम अंकित है, जिससे यह पता चलता है कि सातवाहन वंश है उसने भी इसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान दिया था इस किला के अंदर। और साथ में एक जगह के ऊपर क्या है? एक तोरण द्वार पर साल भंजिका की मूर्ति मिली है। और स्तूप आप देख ही सकते हैं इस प्रकार होता है। ये मूल रूप से क्या होती है? वेदिका, जिसको क्या बोलते हैं? रेलिंग कला होती है इसके ऊपर। और साथ में ये आपने देखा होगा कि ये जो तोरण द्वार है इनके ऊपर मूल रूप से जो बुद्ध के जातक कथाओं का, बुद्ध की जातक कथाओं का चित्रांकन है। इसके ऊपर बुद्ध की जातक कथाओं का क्या है? चित्रांकन है। तो ये वेदिका हो गई। वेदिका के साथ में यहां पर क्या होता है? प्रदक्षिणापथ। प्रदक्षिणापथ मतलब क्या हुआ? प्रदक्षिणापथ का मतलब है जहां हम किसी भी देवता के दर्शन करने के बाद उनके मुख्य गर्भगृह के चारों तरफ अपन आस्था रूप से अपन चक्कर काटते हैं, उसी को प्रदक्षिणापथ। ये क्या है? अंड। ये क्या है? हर्मिका। और ये क्या है? यष्टि। और यष्टि ये क्या है? इनके 3 छत्र हैं। यष्टि हैं उसमें 3 छत्र हैं। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं स्तूपों का निर्माण कैसे है। सांची मध्य प्रदेश विदिशा के अंदर महत्वपूर्ण स्तूप माना गया है। दूसरा क्या है? भरहुत स्तूप। ये कहां पर है? सतना। सतना कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ये भी मध्य प्रदेश के अंदर प्रारंभिक निर्माण है। जो भरहुत स्तूप है इसका जो प्रारंभिक जो निर्माण है वो मूल रूप से मौर्य काल में ही माना जाता है, अशोक के समय, मौर्य काल में, मौर्य काल में। और मौर्य काल में भी किसके समय? अशोक के समय इसका प्रारंभिक निर्माण माना जाता है, अशोक के समय। तो मूल रूप से भरहुत जो सतना है प्रारंभिक शुंग काल में विस्तार इसका विस्तार शुंग काल में, शुंग काल में इसका विस्तार होता है। और मूल रूप से इसका जो विस्तार है पुष्यमित्र शुंग ने चारों ओर रेलिंग बनवाई थी इसके। पुष्यमित्र शुंग ने पत्थर की रेलिंग बनवाई थी, रेलिंग बनवाई। और इस रेलिंग पर क्या लिखवाया इन्होंने? शुंगन राज्य, शुंगन राज्य लिखवाया, शुंगन राज्य लिखवाया। तो मूल रूप से किसने? पुष्यमित्र शुंग ने
और एक रेलिंग बनवाई और इस रेलिंग पर क्या लिखवाया, सुंगन राज्य लिखवाया है। तो भरहुत सतना के अंदर महत्वपूर्ण स्तूप मिलता है हमारे को ये। इसकी जो खोज है, खोज किसने की थी इसकी, खोज का श्रेय खोज कनिंघम ने की थी। खोज इनकी किसने की थी, कनिंघम ने इनकी खोज की थी। अगला क्या है, नागार्जुन कोंडा स्तूप। नागार्जुन कोंडा स्तूप है, ये आंध्र प्रदेश पलनाडु जिला, ये कहां पर है, पलनाडु आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी घाटी, कृष्णा नदी घाटी क्षेत्र में है ये, घाटी क्षेत्र में। महाचत्य है ये, महाचैत्य है मूल रूप से, मतलब स्तूप है ये, एक प्रकार से महाचैत्य कहलाता है ये। महायान बौद्ध शाखा का केंद्र रहा है ये, महायान बौद्ध शाखा का केंद्र था ये, शाखा का केंद्र था। महाचैत्य का मतलब क्या है, अपेक्षाकृत बड़ा, अपेक्षाकृत बड़ा पूजागृह, अपेक्षाकृत बड़ा पूजागृह माना गया है इसको। मूल रूप से नागार्जुन कोंडा पलनाडु कृष्णा नदी के किनारे 5 मुक्त खंबे मिले हैं यहां पे। इसमें क्या मिला है, ये क्या है, ये मूल रूप से 5 मुक्त खंबे मिले हैं, इसमें खंबे मिले हैं। जैसे एक खंबा यहां पे हो गया, फिर एक यहां पे हो गया, फिर एक यहां पे हो गया, फिर एक यहां पे हो गया, एक यहां पे हो गया। ये खंबा है, ये मूल रूप से मैन हो गया इस प्रकार से। तो 5 खंबे मिले हैं इसकी जो संरचना है इस प्रकार से 5 खंबे मिले हैं। इसका संरक्षण इक्ष्वाकु वंश को जाता है, इक्ष्वाकु वंश को जाता है, वंश को संरक्षण। और इनकी जो एक राजकुमारी थी इक्ष्वाकु वंश की, इक्ष्वाकु वंश की राजकुमारी थी चामिति श्री ने राजकुमारी चामिति श्री ने संभवतः इसको क्या है, बनवाया था, ने संरक्षण किया था, इनका संरक्षण किया था। तो नागार्जुन कोंडा पलनाडु आंध्र प्रदेश, मूल रूप से कृष्णा नदी के किनारे है। 5 इसके मुक्त खंबे हैं, इसकी विशेषता। और संरक्षण का जो श्रेय है वो किसको जाता है, इक्ष्वाकु वंश को। और उसमें भी एक नाम आता है चामिक्ति श्री, उसके द्वारा संरक्षण। महाचैत्य है, महायान बौद्ध शाखा से संबंधित माना गया है ये। तो ये महत्वपूर्ण है इसके अंदर। इसके बाद अमरावती का स्तूप, अगला महत्वपूर्ण, अमरावती कृष्णा नदी किनारे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी किनारे, कृष्णा नदी के किनारे है ये, आंध्र प्रदेश में। अमरावती आंध्र प्रदेश में है। और ये मूल रूप से हीनयानी बौद्ध स्तूप है, ये बौद्ध स्तूप है। निर्माण, इसका जो निर्माण है वो मूल रूप से संगमरमर के पत्थर से इसका निर्मित किया गया है, संगमरमर के पत्थर से। संगमरमर के पत्थर से निर्मित किया गया है, कला का उत्कृष्ट नमूना है। जीर्णोद्धार किसने कराया, सातवाहन शासकों ने, सातवाहन शासकों ने। और उसमें भी कौन आता है,
विशिष्टिपुत्र पुल्लमावी। विशिष्टि पुत्र कौन है? पुल्लमावी। पुल्लमावी ने इसका क्या कराया था? जीर्णोद्धार। अमरावती स्तूप है, इसके बारे में कुछ चीजें हैं कि मूल रूप से ये 1796 में एक स्थानीय राजा था। स्थानीय राजा मंदिर बनाना चाह रहा था। मंदिर बनाने के दौरान इसकी ईंटें काम में ली। इसकी ईंटें काम में ली। तो मंदिर बनाने के दौरान क्या है, इसकी ईंटें हैं वो काम में ली। मूल रूप से वो स्थानीय राजा था, उसके द्वारा। और फिर इसके बाद में क्या होता है कि कुछ समय के बाद कर्नल कोलिंग मैकेंजी इसके ऊपर काम करता है। कर्नल कोलिन मैकेंजी यहां की मूर्तियां तथा लिखित साक्ष्य, मूर्तियां तथा अन्य जो साक्ष्य हैं का विवरण देता है। मतलब लिखता है, का विवरण देता है इसके बाद में। और फिर क्या होता है कि 1854 के अंदर, 1854 में कौन आता है? गुंटूर का कमिश्नर यहां पर आता है। और जो मूर्तियां हैं यहां की प्राप्त मूर्तियां बंगाल ले जाता है। बंगाल प्राप्त मूर्तियां मद्रास लेकर के जाता है। ये मद्रास लेकर जाता है तथा साथ ही अमरावती स्तूप की अन्य जो मूर्तियां हैं वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ, यहां की जो मूर्तियां हैं उनको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संग्रहालय में है। सोसाइटी ऑफ बंगाल के संग्रहालय में है। और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, ये पहले क्या था? जो भारत सचिव का जो ऑफिस होता था, इंडिया हाउस जिसको बोलते थे, वो था ये क्या था? इंडिया हाउस था। उस समय में हाउस था। तो कहने का मतलब है जो अमरावती स्तूप है वो मूल रूप से क्या है? एक प्रकार से इसको शुरुआत में तो क्या कर दिया, 1796 में किसी राजा ने मंदिर बनाने के लिए उसने देखा कि यहाँ पे एक मतलब बड़ा सा एक टिल्ला है और ईंट है। संभवतः किसी प्राचीन राजा ने कोई धन छुपा रखा होगा, तो उन्होंने ईंटें वगैरह निकाली। और उसके बाद में कर्नल कोलिंग मैकेंजी इस क्षेत्र से गुजरता है, तो उसने यहाँ की मूर्तियां और यहाँ के साक्ष्यों का विवरण है वो लिखित में मतलब प्रदर्शित करने का प्रयत्न करता है। फिर 1854 में क्या है, गुंटूर का कमिश्नर आता है, उसने जो मूर्तियां हैं उनको क्या है, मद्रास लेकर के चला जाता है। और फिर यहाँ की जो मूर्तियां हैं उनको कहा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संग्रहालय में रखा जाता है, जो तात्कालिक समय में क्या था, इंडिया हाउस। आंध्र प्रदेश में पाया गया है, कृष्णा नदी के किनारे, हीनयानी बौद्ध है। संगमरमर का इसमें यहाँ पे पत्थर का प्रयोग किया गया है। सातवाहन शासकों में भी विशिष्टिपुत्र पुल्लमावी है, उसको इसका श्रेय जाता है। एक एच कोल हुए हैं इतिहासकार, एच कोल हुए हैं। उन्होंने कहा है, इस इतिहासकार ने कहा है कि यहां के जो जिस प्रकार से अमरावती को यहां से नष्ट किया गया, इस देश की प्राचीनतम कलाकृतियों की लूट होना,
इस देश की प्राचीनतम कला, प्राचीनतम कलाकृतियों की लूट होना अत्यंत आत्मघाती है, अत्यंत आत्मघाती है, अत्यंत आत्मघाती तथा असमर्थनीय है। असमर्थनीय है। एच.एस. कोल ने कहा कि इस देश में जिस प्रकार से मतलब अमरावती स्तूप है, इसकी जो प्राचीनतम कलाकृतियां, हमारे को जो भी मूर्तियां मिली हैं या जो भी कोई हमारे को जो चित्र मिले हैं इस जगह से, जो भी कोई लिखित साक्ष्य मिले हैं, उनको ले जा करके, क्योंकि इस समय में क्या हुआ, अमरावती के अंदर जो भी अंग्रेज अधिकारी निकला उसी ने 2-4 मूर्तियां उठा ली और अपने बंगले में ले जा करके सजा ली उनको। इसी प्रकार सारे के सारे हमारे पुरातत्व, जो जिस जगह के ऊपर जो हमारा मूल रूप से हमारा गौरव का एक जो इतिहास है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो इन्होंने बताया कि यह अत्यंत आत्मघाती है तथा असमर्थनीय है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। साथ में इतिहासकार एच.एस. कोल ने कहा कि जो भी मूर्तियां हैं, जो भी मूल तत्व पाए गए हैं, वो संग्रहालयों में प्लास्टर की कई जगह के ऊपर आपने देखा होगा कि सारी की सारी मूर्तियां उठा करके संग्रहालय में रख दी जाती हैं कि सुरक्षित हैं वो, उसका भी इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि जो भी मूल रूप से जहां पर प्रतिक्रिया पाई गई है संग्रहालयों में, क्या कहा इन्होंने, संग्रहालयों में प्लास्टर की प्रतिकृतियां रखी जा सकती हैं, प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए तथा मूल मूर्तियां या अन्य कला या अन्य जो भी अन्य मतलब कोई भी कला से संबंधित चीजें हैं, अन्य कला की चीजें मूल स्थान पर ही होनी चाहिए, मूल स्थान पर ही होनी चाहिए, उसका इन्होंने क्या किया है, समर्थन। तो यह महत्वपूर्ण है इसके अंदर कि इतिहासकार एच.एस. कोल है, उसने इसके बारे में क्या विवरण दिया है, तो यह सबसे महत्वपूर्ण है। अमरावती मूल रूप से आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी के किनारे हीनयानी संगमरमर का प्रभाव विशिष्टिपुत्र पुल्लमावी ने किया 1796 में राजा के द्वारा, 1854 में गुंटूर का जो वो है, फिर कर्नल कोलिन मैकेंजी से संबंधित घटनाक्रम है। उसके बाद में यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इसके अंदर अमरावती स्तूप से संबंधित। इसके बाद सारनाथ सबसे महत्वपूर्ण, सारनाथ का स्तूप वाराणसी है, कहां पर, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर। यहां से भी 3 स्तूप मिले हैं, यहां से 3 स्तूप मिले हैं। कौन कौन सा, धर्मराजिका, चौखंडी और धम्मेक। धर्मराजिका, चौखंडी और धम्मेक, ये 3 स्तूप मिले हैं। स्तूप मिले हैं। जो धम्मेक स्तूप है ये 128 फीट ऊंचा है, 128 फीट ऊंचा है धम्मेक स्तूप है। ये मूल रूप से 128 फीट ऊंचा है, अलंकृत लतायुक्त है, अलंकृत लतायुक्त है। और ये मूल रूप से जो धम्मेक वाला है, ये कब, जब बुद्ध के प्रथम उपदेश दिया था धर्मचक्र परिवर्तन, उसके उपलक्ष्य में है। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश यानी धर्मचक्र परिवर्तन
वाला है ये धम्मेक। दूसरा क्या है? चौखंडी। चौखंडी कौन सा है? चौखंडी मूल रूप से चौखंडी है, यह बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम मिलने की स्मृति में बनाया गया है। चौखंडी बुद्ध के 5 जो शिष्य हैं एक ही जगह, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही हैं, शिष्यों से मिलने की स्मृति में, से मिलने की स्मृति में बनाया गया, स्मृति में बनाया गया। तो मूल रूप से धम्मेक और चौखंडी बुद्ध के अवशेषों के रूप में, और धम्मेक है वो मूल रूप से, और धर्मराजी का है ये, मतलब धर्मराजी का है ये इसके निकट है ना, धर्मराजी का के निकट 4 सिंह शीर्ष, 4 सिंह शीर्ष का जो स्तंभ है, 4 सिंह शीर्ष का जो स्तंभ है, जिसको अपन सारनाथ अशोक स्तंभ बोलते हैं, जिसको अशोक स्तंभ है, वो इसके पास में है, इसके निकट है। किसमें? धर्मराजी का के पास में निकट है। 4 सिंह जो शीर्ष वाला, जो हमारा, जो मूल रूप से हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। कब लिया गया था ये? 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था ये मूल रूप से सिंह शीर्ष। और इसके अंदर क्या है, जो अपना मूल रूप से आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या है इसका? आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो मूल रूप से ये अपने को देखने की आवश्यकता है कि 3 स्तूप है इसमें सारनाथ के अंदर, धर्मराजी का, चौखंडी और धम्मेक। धम्मेक 128 फीट ऊंचा है, मूल रूप से अलंकृत से युक्त है। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश इसी के उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था, प्रथम उपदेश यहीं पर दिया गया था। और दूसरा क्या है? चौखंडी। चौखंडी है बुद्ध के जो 5 शिष्य थे, जो शुरुआत में महात्मा बुद्ध ने जब अपनी जैसे निर्वाण प्राप्ति के लिए, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए जब पूजा कर रहे थे 5 शिष्यों के साथ में, और उसके बाद में वो जब सुजाता की खीर खा लेते हैं या मध्यम मार्ग को अपना लेते हैं, तो ये 5 शिष्य उनको छोड़ करके चले जाते हैं। उसके बाद में वो अपनी जो पूजा है वो जारी रखते हैं और फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब वो वापस आते हैं तो इन शिष्यों को जहां पर मिलते हैं, या पहला जो मतलब कहने का मतलब, इनको जब वहां पर जिस जगह पर मिल करके उनको पहला जो ज्ञान का संदेश देते हैं, वो क्या है? चौखंडी। और धर्मराजी का है ये, यहां पर इसके मूल रूप से सिंह शीर्ष है, जो हमारा जो राष्ट्रीय स्तंभ है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। 26 जनवरी को आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। तो मूल रूप से क्या है? ये सारनाथ का स्तूप है। मूर्ति शिल्प, मौर्योत्तर काल के अंदर जो मूर्ति शिल्प है वो किस प्रकार अस्तित्व में आई? मूर्ति शिल्प बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समय में जो मूल रूप से मूर्ति शिल्प है वो हमारे भारत के अंदर 3 प्रकार से मतलब मूर्ति शिल्प है। वो हमारे सबसे ऊपर गांधार, गांधार कला, उसके बाद में मथुरा कला, और उसके बाद में अमरावती कला, अमरावती कला। तो जैसे उत्तर भारत के अंदर तो क्या है? गांधार कला, मध्य भारत में मथुरा कला, और दक्षिण भारत में क्या है? दक्षिण भारत में क्या हो गई? अमरावती। और ये क्या हो गई? मध्य भारत में। और ये क्या हो गई? उत्तर भारत में। तो इस प्रकार की 3 क्या होती है? मूर्ति शिल्प है इनकी कलाओं के आधार पर। तो इनमें सबसे पहला कला गांधार कला, और गांधार कला की जो मूल रूप से जो विशेषता क्या है? ग्रीक इंडियन या हेलेनिस्टिक कला भी बोला जाता है इसको। इसको क्या बोला जाता है? ग्रीक इंडियन कला, या अपन बोल सकते हैं इसको हेलेनिस्टिक
हेलेनिस्टिक कला। मूल रूप से क्या है हेलेनिस्टिक कला का मतलब क्या हुआ इसका? यूनानी प्लस भारतीय कला का मिश्रण। भारतीय कला का क्या है? मिश्रण रूप है। ये दोनों के अंदर आत्मसात किया गया है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हेलेनिस्टिक कला। अन्य नाम मूल रूप से दोनों ही है इनके अन्य नाम, और प्रमुख जो केंद्र है इनके, केंद्र कौन कौन से हुए? प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? पेशावर, तक्षशिला और पंजाब। कौन कौन से हुए? प्रमुख केंद्र कौन से हैं? पेशावर, तक्षशिला और कौन सा हुआ? पंजाब। तो मूल रूप से जो अन्य नाम है ये तो इनके क्या हो गए? मूल रूप से ये हो गए, और प्रमुख केंद्र इसके ये हो गए। और इसके प्रकार के आधार पर इसको यवन और भारतीय कला का मिश्रित रूप माना जाता है। यूनानी प्लस भारतीय कला। भारतीय कला तो मूल रूप से कहने का मतलब है वही हेलेनिस्टिक प्रभाव जो दर्शा सकते हैं इसका। और इसका महत्व क्या है कि इस समय में क्या होता है कि बुद्ध व बोधिसत्व की मूर्तियां बननी शुरू हुई। इसमें महत्व क्या है इसका? बुद्ध तथा बोधिसत्व। बुद्ध व बोधिसत्व इस समय के ये क्या है? इनका महत्वपूर्ण, इसकी महत्व माना जाता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? इस समय के अंदर जो महत्वपूर्ण रूप से क्या होना शुरू हुआ था कि सर्वप्रथम बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। महत्व में सर्वप्रथम बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण होना शुरू हुआ। बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण, और जो बौद्ध प्रतिमा हुई मतलब बुद्ध की प्रतिमा हुई, उन्हें क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। बुद्ध कहा गया। जो बुद्ध है प्रथम मानव, बुद्ध प्रथम मानव जिनकी मूर्ति बनी, जिनकी मूर्ति बनी। तो जिस महात्मा बुद्ध ने मूर्तिवाद का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, आखिर जाकर के उनकी क्या है? महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति बन गई। पहले मानव हैं वो जिनकी यहाँ पर मूर्ति बन गई। इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समकक्ष दिखाया गया है। बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समकक्ष दिखाया गया है। अपोलो, अपोलो की तरह दिखाया गया है। अपोलो की तरह दिखाया है इसके अंदर बुद्ध को। और बुद्ध के जो शरीर है उसके ऊपर इन्होंने क्या किया है? मार्शलता, यथार्थवादी प्रदर्शन। बुद्ध को यथार्थवादी प्रदर्शन प्लस मार्शलता। मार्शलता, यथार्थवादी प्रदर्शन मतलब अध्यात्म का अभाव दिखाया गया है। अध्यात्म का अभाव दिखाया गया है। मतलब महात्मा बुद्ध हैं, उनको एक चमकदार बॉडी सोडी अच्छी सी, इस तरह का मतलब आधार पर इनको दिखाया गया है। अन्य क्या है इनके रूप में? घुटनों तक ऊंचे जूते, महीन सलवटदार यूनानी वस्त्र। घुटनों तक ऊंचे जूते, जूतों में दिखाया गया है। महीन सलवटदार यूनानी वस्त्रों में दिखाया गया है। यूनानी वस्त्रों में दिखाया है। और मूल रूप से इनको क्या है? बुद्ध की मूछें, घुंघराले बाल,
बुध को मूछें प्लस घुंघराले बालों में दिखाया है। तो इस प्रकार से क्या है, मूर्ति शिल्प में 3 कलाएं हैं, गांधार, मथुरा और अमरावती। गांधार कला है जो ग्रीक इंडियन या हेलेनिस्टिक प्रभाव, क्योंकि सबसे ऊपर में है, उत्तर पश्चिम भारत के जो ऊपर की तरफ में है। यूनानी, क्योंकि उसी समय जब मूल रूप से अपन कुषाण देखते हैं, कुषाणों का प्रारंभिक शासन कुजुल कडफसिस के समय में वहीं पर उन्होंने इसका स्थापना की थी। और इनका जो मुख्य केंद्र है वो पेशावर, तक्षशिला और पंजाब, मतलब पूर्वोत्तर भारत, जो उत्तर पश्चिम भारत है वो ही है। और इसका प्रकार क्या है, यूनानी और भारतीय कला का मिश्रण है इसके अंदर। और इनकी विशेषताएं क्या है, बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समकक्ष दिखाया गया है, यथार्थवादी चित्रण किया गया है, मासलता दिखाई गई है, अध्यात्म का पूर्ण रूप से अभाव दिखाया गया है। मतलब एक अध्यात्म का मतलब है मूल रूप से एक पूजा पाठ या इस प्रकार का एक गंभीर चिंतनशील व्यक्ति के आधार पर कम दिखाया गया है। इनको क्या है, मूल रूप से एकदम से जिज्ञासु इसकी तरह दिखाने का प्रयत्न किया गया है। घुटनों तक ऊंचे जूते दिखाने का प्रयत्न किया गया है, सलवटदार यूनानी वस्त्र दिखाए गए हैं, बुद्ध को मूछें तथा घुंघराले बालों के अंदर दिखाया गया है। सर्वप्रथम इसका महत्व क्या रहा, बुद्ध तथा बोधिसत्व, इसका जो भी गांधार कला का जो महत्वपूर्ण मतलब आदर्श है वो है, इसमें सर्वप्रथम बोध की प्रतिमाएं बनी और उस महात्मा बुद्ध को क्या कहा गया, बुद्ध कहा जाने लगा। और बुद्ध की प्रथम मानव है जिनकी प्रथम मूर्तियां इसके अंदर बनी। तो मूल रूप से क्या है, ये महात्मा जो गांधार शैली। उसके बाद दूसरी शैली है, दूसरी शैली कौन सी आ गई, मथुरा शैली, मंदिर निर्माण से संबंधित जो दूसरी है वो मथुरा शैली पूर्णतः स्वदेशी है, इसके ऊपर कोई विदेशी तत्व का प्रभाव नहीं मिलता है, यमुना नदी के किनारे है, इसका विकसित हुई। इसकी धार्मिक विविधता, धार्मिक विविधता का मतलब क्या है, इसके समय में जैन, बौद्ध तथा हिंदू धर्म, तीनों की मूर्तियां बनी इस समय में, मूर्तियां बनी। तो मूल रूप से क्या है, ये धार्मिक इसकी विविधता है, इसकी जो विशेषता है, मूल रूप से तीनों प्रतिमा। आदर्शवादी कला, आध्यात्मिकता पर बल दिया गया, आदर्शवादी कला है ये, आदर्शवादी कला, आध्यात्मिकता पर बल दिया गया, आध्यात्मिकता पर बल दिया गया, आध्यात्मिकता पर इसमें अधिकाधिक क्या दिया गया, बल दिया गया, जो मूल रूप से चिंतनशील और एक गंभीर, एक इस तरह का मतलब एक अध्यात्म के आधार पर एक मतलब शांत व्यक्तित्व को दिखाने का इसके अंदर क्या किया गया है, प्रयत्न किया गया है। सामग्री क्या है, मूल रूप से चुनार का जो लाल बलुआ पत्थर है उसको काम में लिया गया है, चुनार का लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर काम में लिया गया है इसमें। तो ये सामग्री के रूप में इसमें। और जो शैली है, मूल रूप से इनकी जो शैली है वो किस आधार पर है, प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, इन पे प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। प्रतीकों का प्रयोग कैसे, लिंग के आधार पर शिवलिंग, मतलब लिंग को प्रदर्शित करते हुए शिवलिंग, शिव को शिवलिंग, कमल को पद्म पाणी, शिव को शिवलिंग, शिव को शिवलिंग, पद्म को पद्म पाणी, और चक्र पाणी, मूल रूप से वज्र पकड़े वज्र पाणी, वज्र पकड़े वज्र पाणी, वज्र पाणी। तो आदि प्रकार से मतलब देवताओं को दिखाया गया है, शिव के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाने लगी, आदि प्रकार की अनेक चीजें इसके अंदर दिखाने का। जैन की मूर्तियां अधिक बनी, जो प्रमुख मूर्तियां हैं जैन मूर्तियां,
अधिक बनी इस समय में, अधिक बनी जैन धर्म से संबंधित। दूसरा क्या है, इस समय में बुद्ध की खड़ी अवस्था में मूर्तियां बनी, बुद्ध की खड़ी अवस्था में मूर्तियां बनी, मूर्तियां बनी। आध्यात्मिकता को दर्शाया गया, को दर्शाया, जैसे मूल रूप से सर गंजा, जो सर है गंजा, मूल रूप से जो वस्त्र है वो पूर्ण सन्यासी के आधार पर, आदि सब चीजें। और साथ में कुषाणों की प्रतिमाएं बनी इस समय में, कुषाणों की मतलब कुषाण राजाओं की प्रतिमाएं बनी। मथुरा मांटगांव में कनिष्क की मूर्ति, बिना सिर, कोट पहने, जूते पहने, बेल्ट लगाए हुए कनिष्क की मूर्ति। कोट, बेल्ट, जूते और बिना सिर की मतलब एक ड्रेस कोड के अंदर दिखाने का प्रयत्न किया गया। ऐसी कुछ प्रतिमाएं इस समय में, बहुत देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हिंदू धर्म से संबंधित, देवी देवताओं से संबंधित मूर्तियां बनी, इस समय में। तो ये महत्वपूर्ण है। तो मूल रूप से इस समय में कौन सा है, जो यमुना नदी है उसके आसपास के क्षेत्र में मथुरा जो कला है इसका प्रभाव शुरू हुआ। जहां पर हमारे को गांधार कला में आध्यात्मिकता का अभाव मिलता है, वहीं इसमें आध्यात्मिकता के ऊपर बल दिया गया है। तीनों तरह की मूर्तियां बनी। चुनार का बलुआ पत्थर रिश्ते में काम में लिया गया। प्रतीकों का प्रयोग होने लगा मूल रूप से इस समय में, कि अधिक से अधिक प्रतीक है उनका काम में लिया जाने लगा। और प्रमुख जो मूर्तियां हैं, जैन मूर्तियां अधिक बनी, बुद्ध की खड़ी अवस्था में बनी, साथ में आध्यात्मिकता को दर्शाया गया। नखाकेश, साथ में बिना मतलब बाणों के कुषाणों की मूर्तियां। मथुरा मांटगांव में कनिष्क की जो मूर्ति मिली है वो महत्वपूर्ण है। देवी देवताओं की इस समय में अधिकाधिक मूर्तियां बनी। तीसरी जो कला थी वो कहां पर थी, अमरावती। अमरावती कहां पर है, कृष्णा नदी किनारे, कृष्णा नदी किनारे, आंध्र प्रदेश में इस कला का विकास हुआ। और मूल रूप से जो अमरावती कला है ये बहुत ही ज्यादा दक्षिण भारत के लिए सर्वाधिक विकास इसमें सातवाहन शासकों के समय सर्वाधिक इस कला का विकास हुआ। उन्होंने इसके मूर्तियों का त्रिभंगासन, तीन मतलब शरीर को क्या किया इन्होंने, शरीर को तीन झुकाव के साथ प्रदर्शित जो मूर्तियां हैं, मूर्तियों को तीन झुकाव के साथ, तीन झुकाव के साथ मतलब ऐसी मूर्तियां बनाई जाने लगी। बुद्ध के जीवन एवं जातक कथाओं से संबंधित थी। 549 पुनर्जन्म से संबंधित जो जातक कथाएं हैं, उनका इसके अंदर क्या है, वर्णन देखने को मिला।
सफेद संगमरमर पत्थर का प्रयोग अधिकाधिक किया जाने लगा। बुद्ध को प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया गया। बुद्ध को, जैसे बुद्ध का जो माता के गर्भ में आना, हाथी, माता के गर्भ में आना, फिर जन्म होना, कमल, फिर उसके बाद में ग्रह त्याग है वो अश्व, फिर उसके बाद में ज्ञान की प्राप्ति है वो क्या है, बोधि वृक्ष, उसके बाद में निर्वाण है वो क्या है, जो बोधि वृक्ष, उसके बाद में धर्मचक्र, प्रथम जो संदेश दिया इन्होंने धर्मचक्र, और उसके बाद में निर्वाण है, और उसके बाद महापरिनिर्वाण है। तो निर्वाण को इन्होंने दिखाने का प्रयत्न किया कि जो निर्वाण है वो पद चिन्ह के रूप में, पद चिन्ह है वो निर्वाण, और जो स्तूप है उनको क्या है, महापरिनिर्वाण के आधार पर दिखाने का प्रयत्न किया गया। प्राकृतिक दृश्यांकन है, प्रकृति से जुड़े हुए दृश्य हैं उनको अधिक से अधिक इसमें सम्मानित किया गया। यहाँ की जो मूर्तियां बनी गई वो मूल रूप से जो गुफाओं में या जहां भी मूर्तियां बनी गई उनको प्रकृति के साथ मतलब जोड़ने का, क्योंकि अधिकांश जो दक्षिण भारत में जो मूर्तियां बनी हैं वो चट्टानों को काट करके बड़े बड़े पर्वतों को आदि को मंदिर वगैरह बने हैं, तो उस आधार पर। साथ में कथानक शैली का विकास हुआ। कथानक शैली का मतलब है किसी विषय कहानी को क्रमबद्ध प्रस्तुत करने की कला, या शैली, करने की शैली है वो क्या है, कथानक शैली है, कि मूल रूप से किसी भी विषय वस्तु को अपने को किस प्रकार प्रदर्शित करना चाहिए उसको वो मूल रूप से इनके बारे में बताया गया है। तो आदि आधार पर 3 प्रकार की कलाएं, तो मूल रूप से अपन ने मौर्योत्तर काल के अंदर जो महत्वपूर्ण कला और मौर्योत्तर काल के समय जो स्तूप वगैरह और आदि विभिन्न प्रकार की जो छोटे से समय अवधि के दौरान जो कला के क्षेत्र में एक विशेष मतलब परिवर्तन आया उसको पढ़ने जाना। अब अपन अगला जो इसी क्रम में अपन रखेंगे कि गुप्त काल, आगे अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो गुप्त काल से पहले, गुप्त काल से मतलब पूर्व गुप्त काल में जो व्यापार और शिल्प है उसने कैसे काम किया। तो शिल्प श्रेणियां हैं मूल रूप से, इस समय में जो व्यापारियों की श्रेणियां थी वो किस आधार पर कितनी बटी हुई थी। तो व्यापारिक श्रेणियां अनेक प्रकार के व्यवसायिक संघों का विवरण दिया हुआ है किसमें, गुप्त काल के समय में, जिसमें जातकों में 18, महावस्तु में 36 तथा मिलिंद पनहों में 75 बौद्ध व्यवसायिक संघों का हमारे को क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कई बार कि मूल रूप से जो शिल्प श्रेणियां हैं, शिल्प मतलब व्यापार से संबंधित, क्या है ये, व्यापार से संबंधित जो भी श्रेणियां मतलब व्यापारियों के समूह को श्रेणियां कहा जाता है। तो इनमें जातकों के अंदर 18 और महावस्तु में 36 और मिलिंद पलों में 35 व्यवसायिक संघों का वर्णन मिलता है। मलमल के वस्त्र का प्रमुख केंद्र है वो, प्रमुख केंद्र तंजौर को माना जाता है, तंजावुर या तंजौर मलमल का प्रमुख केंद्र। और मलमल है, इसको मूल रूप से रोमन वासी हैं वो बुनी हवा का जाला कहते थे मलमल को। रोमन वासी क्या कहते थे, बुनी हवा का जाला कहते थे। कौन कहते थे ये बात, मूल रूप से मलमल को यूनानी रोमनवासी मलमल को
मलमल को जो रोमन वासी हैं वो ये बुनी हवा का जाला कहते थे। आयात निर्यात से संबंधित, आयात और निर्यात से संबंधित इसका विवरण कौन करता है? प्लिनी के अनुसार, प्लिनी के अनुसार सीसा, और प्लिनी के अनुसार जो भारत के अंदर मूल रूप से जो कांसा और सीसा है वो बाहर से आयात होता था, कांसा प्लस सीसा भारत के बाहर से आयात होता था, बाहर से आयात होता था, आयात होता था। और दूसरा इन्होंने क्या बताया, जो चांदी है, जो तांबा है वो कहां से आता था? तांबा खेतड़ी, गणेश्वर सभ्यता देखते अपन, कोपर खेतड़ी, नीम का थाना, झुंझुनू, तो खेतड़ी तांबा यहां से, उसके बाद में दक्कन के क्षेत्रों से, दक्कन से, और तीसरा क्या है? हिमालय की तलहटियों से, हिमालय क्षेत्रों से, हिमालय क्षेत्रों से। तो तांबा यहां से आता था। और सोना कहां से आता था? सोना है वो कहां से आता था? दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत, कोलार की खानों से, कर्नाटक से, मतलब दक्षिण भारत के क्षेत्रों से। और साथ में इन्होंने क्या बताया, एक और क्या बताया इन्होंने, कि एक और बताने का प्रयत्न किया कि हाथी दांत है, हाथी दांत इथोपिया से, इथोपिया से, इथोपिया से, तो इन जगह से आने का इन्होंने विवरण प्रदान किया। और साथ में इन्होंने क्या कहा है कि एक और विवरण दिया है, एक और क्या है महत्वपूर्ण, क्या विवरण है? प्राग, प्राग ज्योतिषपुर, प्राग ज्योतिषपुर यानी असम, असम के राजा ने युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ के समय, राजसूय यज्ञ के समय हाथी दांत मुठ वाली, हाथी दांत मुठ वाली तलवार भेंट की, तलवार भेंट की। तो मेरा कहने का मतलब, जब हाथी दांत से संबंधित ये विवरण आया तो मैंने बताया मूल रूप से हाथी दांत कहां से? इथोपिया से हमारे को प्राप्त होता है। तो शिल्प, व्यापारिक गतिविधियां, और जो शिल्प, जो श्रेणियां होती थी व्यापारिक, मतलब श्रेणियों के अध्यक्ष को, श्रेणियों के अध्यक्ष को ज्येष्ठ, ज्येष्ठक, ज्येष्ठक, या फिर इनके जो मूल रूप से इनके जो अध्यक्ष होते थे उनको क्या कहा जाता था? जेठक, जेठक आदि कहा जाता था। किनको? व्यापारियों के श्रेणियों को। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण है ये। रोम से संबंधित, कि रोम के साथ जो व्यापार है, प्लिनी ने क्या कोटेशन दिया है इसमें? प्लिनी ने कहा है कि भारत में जो सोना आता है उससे इन्होंने चिंता व्यक्त की है। प्लिनी ने क्या बताया है कि भारत में जो सोना, भारत में रोम का सोना भारत में जमा होने पर, प्लिनी ने रोम का सोना भारत में जमा होने पर
जमा होने पर दुख प्रकट किया, दुख प्रकट किया। इन्होंने कहा कि पूरी रोम है, रोम के साथ हमारे भारतीय व्यापार ज्यादा हैं और व्यापारों की वजह से हमारे यहाँ से जो भारत से जो भी सामान जाता है उसके बदले में रोम से है पूरा का पूरा सोना है वो भारत में आता है। और फिर इसके बाद में जो बर्नियर है इसने कहा था कि पूरी दुनिया का सोना, पूरी दुनिया का सोना, पूरी दुनिया का सोना चक्कर काटकर भारत में दफन हो जाता है। भारत में दफन हो जाता है कि पूरी दुनिया का जो सोना है वो चक्कर काट करके भारत में दफन हो जाता है, कि भारत की जो व्यापारिक जो गतिविधियां हैं वो पूरी की पूरी के भारत के सापेक्ष में है। तो इन्होंने ये बताने का प्रयत्न किया और इन्हीं के कथनों से संभवतः ये हुआ होगा कि 16वीं 17वीं 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर जो यूरोपियन देश हमारे यहाँ पर आए सोने की चिड़िया आदि व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से, और वो सारा का सारा हमारे क्षेत्र से लूट करके ले गए। तो आदि सब चीजें इन्हीं से पता चलता है। पाणिनि ने मलमल है उसको कोसे कहा है, पाणिनि ने रेशमी वस्त्रों को कोसे कहा है, रेशमी वस्त्रों को क्या कहा है, कोसे कहा है, कोसे कहा है। और इसी रेशमी वस्त्रों का जो अन्य नाम है वो भी है दुकुल कहा जाता था, अन्य नाम दुकुल भी कहा जाता है। दुकुल भी क्या है, दुकुल भी क्या है, मूल रूप से रेशमी वस्त्र ही है। और पेरीलिप्स है, इन्होंने क्या किया, पेरीलिप्स ने हमारे यहां पर मोती के, पेरीलिप है, इन्होंने 4 मोती केंद्रों का उल्लेख किया। भारत में 4 मोती के केंद्रों का उल्लेख किया, इन्होंने केंद्रों का उल्लेख किया कि भारत में 4 मोती है, मोती है उनके 4 प्रमुख केंद्र हैं। इन्होंने 4 केंद्र बताए। कौन कौन से केंद्र बताए इन्होंने, पाक जलडमरू, पाक जलडमरू, मन्नार की खाड़ी, बंग बंगाल, और चौथा क्या बताया इन्होंने, कोर के। तो ये 4, पाक जलडमरू मध्य मतलब भारत और श्रीलंका के मध्य का जो क्षेत्र है उसको, मन्नार की खाड़ी को, वंग यानी बंगाल को, और कोर के। इन्होंने 4 क्या बताया इन्होंने कि भारत में ये 4 क्या है, मोती के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, इन्होंने बताया। और साथ में टोलमी ने क्या बताया है, टोलमी ने क्या बताया है कि टोलमी ने बताया है कि कोयम्बटूर के पोनाट्टा को पन्ना क्षेत्र बताया। कोयम्बटूर के जो पोनाट्टा था, पोनाट्टा को पन्ना क्षेत्र बताया, पन्ना क्षेत्र बताया, पन्ना क्षेत्र बताया है। तो इस प्रकार जो रोम के साथ भारत के जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उसके बारे में बताने का प्रयत्न किया गया है। प्लिनी ने कहा कि रोम का पूरा सोना है वो मतलब पूरा सोना है वो भारत में जमा हो जाता है, रोम से आया हुआ सोना। और साथ में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का सोना चक्कर काट करके बर्नियर ने कहा कि भारत में आकर के दफन हो जाता है। तो मेरा मतलब कहने का मतलब चिंता व्यक्त की कि भारत के साथ जो भी व्यापार है वो भारत के पक्ष में व्यापार है, न कि यूनान और रोम के पक्ष में। पाणिनि ने रेशमी वस्त्रों को कोसे कहा, पाणिनि ने, और इसका दूसरा नाम क्या है, दुक्कुल नाम है दूसरा, कोसे का ही। पेरीलिप्स ने कहा कि भारत में 4 मोती केंद्र हैं। 4 कौन कौन से, पाक जलडमरू मध्य, उसके बाद में मन्नार की खाड़ी, बंग बंगाल और कोर के। और टोलमी ने कोयम्बटूर क्षेत्र है उसके जो पोनाट्टा क्षेत्र है उसको पन्ना का क्षेत्र बताया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने बताने का प्रयत्न किया है।
आगे महावस्तु में, महावस्तु जो हमने जातक, महावस्तु और मिलिंद व्यावसायिक संघों की बात की, उसमें इन्होंने जो कपिल वस्तु है, कपिल वस्तु उस समय आयात और निर्यात का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, तो उसके अंदर इन्होंने कुछ प्रमुख श्रेणियों का जिक्र किया है। शिल्प श्रेणियां, इनके बारे में बताया है। हिरण्य है, हिरण्यक है, ये कौन होता था? सुनार। प्रावारिक, चादर बेचने वाला, चादर बनाने या बेचने वाला, बनाने बेचने वाला। उसके बाद कौशाविक, ऊन के वस्त्र, ऊनी वस्त्र बनाने वाला। कौशाविक जो मूल रूप से क्या है? ऊनी वस्त्रों का निर्माण करने वाला। रेशमी वस्त्र भी है, ऊनी वस्त्र प्लस रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्र। और उसके बाद में कुलरिक कौन है? कुम्हार, कुलरिक कुम्हार। और कौलिक कौन है? कौलिक मूल रूप से वस्त्र बनाने वाला, वस्त्र बनाने वाला। और वारिक क्या है? पानी बिक्री करने वाला, पानी बिक्री करने वाला। वारिक कौन है? पानी बिक्री करने वाला। कंदुक, कंदुक कौन है? हलवाई। समित कारक, आटा बेचने वाला, आटा बनाने वाला। और सिद्धू कारक क्या है? शराब विक्रेता, शराब विक्रेता। तो इस प्रकार इन्होंने क्या है, कपिल वस्तु की कुछ प्रमुख श्रेणियां थी कि कौन कौन से व्यापारी क्या क्या काम करते थे। कुछ अन्य भी हैं इसके अंदर। क्या है? सांख्यिक, दंतकार, सांख्यिक शंख का व्यापार करने वाला, दंतकार हाथी दांत व्यापार करने वाला, हाथी दांत व्यापार से संबंधित। उसके बाद में मणिकार, मणिकार मणिये का काम करने वाला। इसी प्रकार कुछ अन्य भी हैं, गुड़ चापक, शक्कर चापक, खांड चापक, गुड़ चापक, शक्कर चापक, खांड चापक। ये गुड़ बनाने वाला, गुड़ बनाने वाला। ये शक्कर बनाने वाला, और ये खांड बनाने वाला। खांड मतलब पतली जो चीनी होती है ना, बिल्कुल बारीक वाली, वो। फलवणिक, मोदकारक, कापारसिक, फलवणिक, फलवणिक, मोदकारक, कापारसिक, कापारसिक। तो फलवणिक फल विक्रेता, फल विक्रेता। मोदकारक लड्डू बनाने वाला, लड्डू बनाने वाला। और कापारसिक कपास का विक्रेता। तो आदि सब चीजों का इनको क्या है? महावस्तु है। उसमें यह बताया गया कि शिल्प श्रेणियां ये व्यापार है। कपिल वस्तु है जो मूल रूप से व्यापार विनिमय का जगह था। कपिल वस्तु क्या है? व्यापार विनिमय का, व्यापार विनिमय का प्रमुख स्थल था। ये प्रमुख स्थल था।
कौन सा? कपिल वस्तु। तो कपिल वस्तु मूल रूप से जो गांधार के पास में है, कपिल वस्तु, वहां से। तो यहाँ पर क्या है, हिरण्यक सुनार को कहा जाता था, प्रावारिक चादर, कोसाविक उन्नी वस्त्र और रेशमी, कुलरिक कुम्हार है, और उसके बाद में वारिक पानी, कंडूक हलवाई, उसके बाद समित कारक आटा बनाने वाला, सिद्धू कारक शराब विक्रेता, उसके बाद संखिक और सांख्यिक है शंख, दंतकार है हाथी दांत का व्यापारी, उसके बाद में मणिकार मणिये का काम करने वाला, गुड़ चापक, शक्कर चापक, खांड चापक आदि सब चीजें, फल वणिक फल का विक्रेता, मोद कारक मतलब लड्डू बनाने वाला, और कारपासिक मतलब कपास का विक्रेता। तो इस प्रकार के इनको बताने का प्रयत्न किया गया है। साथ में बैंकिंग या व्यापार, तत्कालीन जो पूर्व गुप्त काल है उसमें बैंकिंग, यहां पर जो भी चीजें की जाती थी मूल रूप से क्या थी, अधिकोष की कार्य किया जाता था। जो श्रेणियां होती थी मूल रूप से, जो ये पिछले अध्याय पिछले स्लाइड में हमने श्रेणियां पढ़ी थी ना, कि कौन कौन सी श्रेणियां क्या क्या करती हैं। तो श्रेणियां ये अधिकोष का काम करती थी, अधिकोष का कार्य करती थी। अधिकोष किसे कहते हैं? अधिकोष का मतलब है जो भी हमारे व्यापारों का जो समूह है उसको तो श्रेणियां कह दिया कि विभिन्न व्यापारी, और विभिन्न प्रकार की श्रेणियां हैं। विभिन्न श्रेणियां कौन कौन सी हैं? मूल रूप से मान लो अगर जो बर्तन का व्यापार करने वाले हैं, विभिन्न प्रकार के बर्तन के जो व्यापारी हैं उनकी बर्तनों की अलग श्रेणी होगी। कपड़े के जो विभिन्न व्यापारियों ने अपनी एक अलग श्रेणी बना रखी है, जुलाहों ने एक अलग श्रेणी बना रखी है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो व्यापार, सुनारों का काम करने वालों ने अलग श्रेणियां। तो जो श्रेणियां होती थी सभी कई लोगों से मिलकर के वो क्या करती थी, अधिकोष का कार्य करती थी। अधिकोष का मतलब क्या होता था कि सभी मिलकर के एक राशि का मतलब एक राशि बना लेते थे, एक फंड इकट्ठा कर लेते थे, और उस फंड को क्या करते थे, ये ब्याज के ऊपर किसी न किसी को देते थे। और जब वो ब्याज के ऊपर देते थे तो वो ब्याज जो है वो फिर उसकी जो राशि है वो मतलब धीरे धीरे एक बड़ी राशि में परिवर्तित होती चली जाती थी। नासिक गुफा, नासिक गुफा 10 के अंदर एक लेख मिला है, उसमें उस शवदात के द्वारा 3000 कारसार्पण चांदी के जो मुद्रा है वो कौलिक निकाय यानी जुलाहों को 12% ब्याज की दर पर ऋण दिए जाने का उल्लेख मिलता है। नासिक की गुफा में, गुफा नंबर 10 के अंदर उस सावदात के एक लेख मिला है, उसमें 3000 कारसार्पण को जमा करके और कौलिक निकाय के जुलाहे हैं उनको 12% जो वार्षिक ऋण के ऊपर उनको क्या है, ये मूल रूप से ऋण देने का उल्लेख मिलता है। विदिशा के हस्तदंत श्रेणी ने साक्षी स्तूप में के तोरण द्वार पर शिल्पकारी करवाई। तो कहने का मतलब इन शिल्प ने मिलकर के कुछ धार्मिक कार्य भी कराए। जब इनके पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया तो सभी ने मिलकर के कुछ धार्मिक कार्यों के अंदर भी इन्होंने अपना योगदान दिया, तो ये भी वर्णन मिलता है। व्यापारी वर्ग है, उसमें व्यापारी वर्ग में 2 तरह के होते थे, एक होता था वणिक, दूसरा सार्थ। सार्थवाह नहीं होता था, सार्थवाह तो व्यापारियों का समूह होता था। तो एक तो वणिक हो गया। वणिक क्या है? वणिक मूल रूप से एक स्थान पर बैठ करके व्यापार करना, एक स्थान पर बैठकर व्यापार करना, बैठकर व्यापार करना, बैठकर व्यापार। और जो सार्थ है वो क्या है? घूम घूम कर व्यापार, घूम घूम कर या दूर क्षेत्रों में व्यापार करना, दूर क्षेत्रों में व्यापार करना। और पुष्कलावती है, ये क्या है? वस्तु विनिमय या आयात निर्यात का प्रमुख केंद्र माना जा सकता था। आयात निर्यात का प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र तक्षशिला के पास है, ये तक्षशिला के पास है, तक्षशिला के निकट है ये। तो ये महत्वपूर्ण है इसके अंदर कि उस समय में जो गुप्तकालीन पूर्व गुप्त काल है, गुप्त काल पूर्ण रूप से आने से पहले जो भी व्यापारिक गतिविधियां हैं वो इस तरह से होती थी। तो वणिक महत्वपूर्ण से एक ही जगह बैठ करके, और सार्थ है ये घूम घूम करके या दूर क्षेत्रों के अंदर जा करके व्यापारिक करते थे। उसके बाद में नासिक गुफा 10 उस वदात का एक लेख, 3000 कारसार्पण कोलीय वंश को मूल रूप से ब्याज के ऊपर देने का। विदिशा हस्तदंत श्रेणी ने साक्षी के स्तूप का एक तोरण द्वार बनवाया। तो 4 तोरण द्वार हैं, उसमें एक तोरण द्वार के ऊपर तो अपन देखते हैं कि किसका नाम लिखा है, सातकर्णी।
इस प्रकार से। तो इसी प्रकार एक इन्होंने बनवाया होगा। तो इस प्रकार समय समय के ऊपर ये इस प्रकार के कार्य किए जाते थे। सिक्के, पूर्व गुप्तकालीन जो सिक्के हैं, सर्वप्रथम प्रथम स्वर्ण मुद्रा, प्रथम स्वर्ण मुद्रा है क्योंकि पूर्व गुप्तकालीन की बात कर रहे हैं। तो प्रथम स्वर्ण मुद्रा है ये किसकी? ईरानी शासक दारा प्रथम, या इसी का नाम है डेरियस प्रथम, डेरियस ने बनवाए, ने मतलब बनवाए सर्वप्रथम। और ये दारा प्रथम या डेरियस ही है। इससे क्या किया था? अशोक ने अभिलेखों का मतलब अशोक ने जो शिलालेख वगैरह लिखे वो इसी से मतलब सीखे थे। कहने का मतलब इसी का अनुसरण किया था। अशोक मौर्य ने शिलालेख लेखन का कार्य डेरियस से प्रेरणा लेकर ही किया था, इससे कोई संबंध नहीं है इसका सिक्कों से, लेकिन मूल रूप से अपने को पता होना चाहिए कि डेरियस से अन्य क्या चीजें। और हमारे शुद्धतम सोने के सिक्के, शुद्धतम जो सोने के सिक्के हैं वो हमारे समय में किसने चलाए? कुषाण राजवंश ने, कुषाण राजवंश। और उसमें भी शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाले का नाम क्या था? विम कडफिसेस। विम कडफिसेस ने क्या है? शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, मूल रूप से सोने के सिक्के। और ये कितने थे? 423 ग्रेन के थे, 423 ग्रेन के थे। ग्रेन क्या होता है? एक मापक यंत्र होता है जो सिक्के को मापने का, मापक यंत्र, मापन मतलब मापन एक प्रकार का जो तोल होता है इनका। मूल रूप से यह माना जाता है कि संभवतः 423 गेहूं के जो मूल रूप से दाने थे उनके बराबर माना जाता है। तो ग्रेन इन्हीं को संभवतः कहा जाता होगा। नगरीकरण एवं बंदरगाहों का विकास, पूर्व गुप्त काल के अंदर जो नगरीकरण है, प्रथम नियोजित जो नगर है वो कौन सा था? तक्षशिला है वो प्रथम मतलब एक नियोजित नगर, एक जो मुख्य शहर है। और अगर नगरीकरण की बात करें तो प्रथम नगरीकरण अपन किसको कहेंगे? हड़प्पा सभ्यता को। नगरीय सभ्यता थी, नगरीकरण था। अपने देखा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा आदि अनेक प्रकार के जो समृद्ध स्थल हैं उनके ऊपर एक अच्छा सा मतलब एक नगरीय मतलब अपने को पता चलता है कि वहां पर एक नगरीय व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य आदि सब चीजें। और जो द्वितीय नगरीकरण था वो क्या था? द्वितीय नगरीकरण किसको बोलते हैं? महाजनपद काल को, महाजनपद काल मतलब 500 ईसा पूर्व से। और हड़प्पा सभ्यता जो अपन 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के मध्य को पढ़ते हैं। पेरीलिप्स ने कहा है कि सिंधु से गंगा तक 22 बंदरगाह थे, 22 समृद्ध बंदरगाह थे जो व्यापार के लिए थे, कहने का मतलब। और वहीं टोलमी क्या करता है? टोलमी कहता है कि 40 बंदरगाह थे। टोलमी क्या कहता है कि 40 बंदरगाह थे। तो मूल रूप से नगरीकरण और बंदरगाह इस समय में जो व्यापारिक गतिविधियां, प्रथम नगरीकरण हड़प्पा, द्वितीय महाजनपद काल को माना जाता है। नियोजित शहर है वो पहला किसको माना जाता है? तक्षशिला को। पेरीलिप्स कहते हैं कि सिंधु से गंगा तक 22 बंदरगाह थे। और टोलमी कहते हैं कि मूल रूप से उस समय कितने थे? 40 बंदरगाह माने जाते हैं। विभिन्न राजमार्गों से व्यापारी विभिन्न राजमार्गों का इस्तेमाल करते थे व्यापारी।
से व्यापारी अनेक प्रकार की चीजें मतलब भेजते थे, ये अनेक प्रकार की चीजें। सिंध के घोड़े मूल रूप से हिमालय से ऊन, बंगाल से मलमल, सिंध से घोड़े, हिमालय क्षेत्र से ऊन, हिमालय से ऊन, बंगाल से मलमल, बंगाल से मलमल, और दक्षिण भारत से मोती आदि सब चीजें ये व्यापारी जहां बोलते थे वहीं पहुंचा देते थे। तो कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के तो मार्गों का व्यवस्था थी और विभिन्न प्रकार के जो बंदरगाह हैं इनकी तत्कालिक समय में व्यवस्था मानी गई है। इसी प्रकार प्राचीन भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उन्होंने तो 22 और 40 का नाम लिया है, लेकिन मूल रूप से जो प्राकृतिक रूप से कहने का मतलब जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे वो थे अनेक प्रकार के। बारबेकियम, पटल, दोनों सिंधु नदी तट पे। कभी कभी इनके बारे में प्रश्न आ जाता है कि 3-4 उठा लेंगे कि कौन से क्षेत्र में था और कौन सा सबसे बड़ा, जैसे रोमन बस्ती के साक्ष्य से हाथी दांत निर्यात का प्रमुख केंद्र। तो इस आधार पर कोई ये महत्वपूर्ण है जिनको थोड़ा सा अपने को एक आइडिया हो तो ये देख लेना जरूरी है। भरगू कच्छ, भड़ोच गुजरात के अंदर हाथी दांत निर्यात का प्रमुख केंद्र माना गया है ये, और वर्तमान में इसको अपन मतलब कांडला कहते हैं या दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। तो ये गुजरात में एकमात्र जो प्राचीन समय से चला रहा है। भरगू कच्छ मौर्य काल का भी है ये, और उस तरफ ताम्रलिप्ति जो बंगाल का, ये 2 महत्वपूर्ण है। तो इसी आधार पर सुरपारक, सोपोरा, कल्याण, सुपारक है जो पश्चिमी महाराष्ट्र का है, और जो कल्याण और परिपत्तनम है ये महाराष्ट्र तट के हैं दोनों। वैजयंती है ये कन्नड़ तट का है एकमात्र। मुजरिस और टिंडिस 2 हैं ये केरल तट के हैं, और फिर कावेरी पत्तनम है ये किसका है, तमिलनाडु का, मूल रूप से पूर्वोत्तर नीचे दक्षिण पूर्व की तरफ में। अरिकमेडु ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है, ये पूर्वी तट का बढ़िया बंदरगाह है, रोमन बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा और महत्वपूर्ण हो जाता है। मूसलीपट्टनम अंग्रेजों ने पहली व्यापारी कोठी बनाई थी यहीं पर, तो ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर। घंटसाल है ये उड़ीसा तट पर, घंटसाल और दंतपुर ये दोनों के दोनों किसमें है, उड़ीसा तट के ऊपर है। फिर ताम्रलिप्ति मैंने बताया कि ताम्रलिप्ति बंगाल तट के ऊपर है जो प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण रहा है। और फिर क्या है, गंगा सागर कहाँ है, बंगाल तट पे, जो ताम्रलिप्ति के और ऊपर, और वर्तमान में अपन बोल सकते हैं कि बांग्लादेश से मिलता हुआ मूल रूप से। तो इस आधार पर और विभिन्न प्रकार के देशों के साथ व्यापार था इनका, हमारे व्यापारियों का, विभिन्न देशों के साथ व्यापार था हमारा, विभिन्न देशों के साथ, जिसमें अपन देख सकते हैं कि रोम या रोमन बोल सकते हैं, फारस, फिर उसके बाद में चीन, उसके बाद में बर्मा, उसके बाद में जावा, सुमात्रा, मलाया, फिर उसके बाद में अपन देखते हैं तो बुर्नेई और भी हैं अनेक कुछ, कंबोज, इथोपिया, और क्या है, इथोपिया। तो इस प्रकार इन देशों के साथ में हमारे क्या है, मूल रूप से हमारे जो व्यापारिक साक्ष्य रहे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के जो अध्याय है इसमें मौर्योत्तर जो कला है उसके बारे में, जिसमें हमने शुंग वंश, कण्व वंश, उसके बाद सातवाहन वंश और कुषाण वंश आदि
के समय की जो अवधि है उसमें जो कला का विकास कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ने का प्रयत्न किया। और साथ में हमने देखा कि जो पूर्व गुप्त काल है उसके अंदर जो व्यापार और वाणिज्य और कैसे कैसे व्यापारी कौन कौन से क्षेत्र उभर करके आए और व्यापार के मतलब एक बड़ा सा एक कहने का मतलब बंदरगाह, नगर आदि सब चीजों का निर्माण हुआ। साथ में अपन ने 3 महत्वपूर्ण शैलियों को पढ़ा, मंदिर निर्माण, गांधार, मथुरा और अमरावती। उसी प्रकार 3 प्रकार की जो मतलब ये तो मूर्ति कलाएं थी अभी, और फिर मंदिर कला की अपन बात करें तो वो जो भी आगे कला के क्षेत्र में गुप्त काल के समय में अपन अध्ययन करेंगे। तो इसी प्रकार आज की क्लास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और साथ में इसकी जो PDF वगैरह है, जो लिखित PDF फॉर्मेट है, वो हमारे को टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध करा दिया जाएगा। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, साथ में अपने जो दोस्तों के साथ लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे द्वारा जो भी आपको ये कंटेंट दिया जा रहा है वो मानक पुस्तकों से है। साथ में आप जो भी हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखें, और 2 बार देख करके साथ में अपने स्वयं के द्वारा हैंड रिटन नोट्स हैं वो खुद बनाएं, और साथ में निरंतर इसका रिवीजन रखें। एक समय जैसे ही हमारा कोर्स थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार की जो टेस्ट वगैरह है, जो PYQ वगैरह है, और वो टॉपिक वाइज वो शुरू कर देंगे, क्योंकि इनका निरंतर आपका रिवीजन आपके लिए बहुत बेहतर जरूरी है। आगामी समय में जो भी है 2027 में बड़ी भर्तियां आने की संभावना है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड आदि सभी मतलब सभी विभागों के अंदर, क्योंकि सरकार है जब वो कहने का मतलब विधानसभा चुनाव आते हैं तो सरकार है वो एक बड़ी भर्तियां निकालने की तरफ तेजी से मतलब अपने आप को, ताकि युवाओं को अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा आकर्षित कर सके। तो इस आधार पर क्या है, अपने को पहले से इस चीज की तैयारी करनी है। इतिहास द्वितीय पेपर है जो मूल रूप से इतिहास फर्स्ट ग्रेड के लिए, और साथ में नेट, UGC नेट और सेट दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके जो भी तथ्य हैं वो प्रमाणिक NCERT और साथ में हिंदी ग्रंथ अकादमी या अन्य जो भी मानक बुकें हैं उन सब को एक मतलब उन सब का एक संकलन किया हुआ है, और साथ में प्रतिदिन मेहनत करके और ज्यादा संकलन करते हैं। तो आप अधिक से अधिक इनको कम से कम 2 बार देखें और इनको गहराई से देखें, अपने खुद के हाथ से हैंड रिटन नोट्स करें। PDF के लिए मतलब उसमें ना रहें कि भी PDF के अंदर अपन पढ़ लेंगे, क्योंकि आपने वीडियो देखा उसके बाद आपने जैसे नोट्स को तैयार किया, तो ये सारी की सारी चीजें जब आप खुद अपने हाथों से लिखोगे तो आपकी क्या है, स्मृति है वो बहुत ज्यादा सकारात्मक हो जाएगी। तो इसी के साथ मूल रूप से संदीप चौधरी GS में बहुत बहुत धन्यवाद।